ये आ तो रहा है लाइन। जल्दी कर भाई, जल्दी कर, क्या हो रहा है? हो गया। देखो 11th क्लास की बायोलॉजी का एनसीईआरटी बुक का सबसे प्रथम लेसन हमारा जीव जगत है। हालांकि जीव जगत में जो लास्ट ईयर तक आप लोगों को इसमें कुछ चीजें और भी थी जो अब आजकल हटा दी गई है। मैं ये बात इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे बच्चों पे पुरानी एनसीईआरटी होती, तो उनको ये ना लगे कि मैंने लेसन को कंप्लीट नहीं किया है। हालांकि शुरू में जो उन्होंने हटाया है उसके अंदर सिंपल सी चीज ये बोली थी कि जीव और अजीवित क्या होते हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स किसे कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम सब जानते हैं कि लिविंग्स वो होते हैं जो वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, प्रजनन करते हैं, है ना, उनके अंदर मेटाबॉलिक क्रिया चलती है। लेकिन हमारे जब ये टॉपिक था हमारे सिलेबस में, तो इनको जीवित गुण मुख्य रूप से नहीं माना था। हमेशा याद रखना कि जीवित हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर संवेदनाएं होती है। ये हमारे नीट का क्वेश्चन पहले बहुत पूछ चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, हटा दिया इसलिए। पर आप लोग याद रखिएगा, फिर भी ये चीज याद रखिएगा कि जीवित और अजीवितों में मुख्य रूप से जो डिफरेंस माना गया है वो ये माना गया है कि जो जीव होते हैं उनके अंदर संवेदनाएं होती है, सेंसेशन होता है, सेंसिटिव होते हैं वो। हमने उनको जीव पूर्ण रूप से माना है। हमने वृद्धि को नहीं माना, हमने प्रजनन को नहीं माना, क्योंकि हमने इसलिए नहीं माना था कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे आसपास जो जिंदा रहने के बाद भी प्रजनन नहीं करते हैं, जो जिंदा रहने के बाद भी प्रजनन नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने प्रजनन को भी महत्वपूर्ण गुण नहीं माना है जीवितों का। आप देखो ना, जो 6 जेंडर्स होता है, आप जानते हो उनको कि वो प्रजनन नहीं कर सकते हैं। हमारे नर मधुमक्खी होती है, वो भी आप देखो रानी होती है, एक हमारी वर्कर होती है। तो वर्कर जो होती है वो प्रजनन नहीं कर सकती है, केवल रानी मक्खी होती है जो बच्चे पैदा कर सकती है। हमारे आसपास बहुत सारे बांझ लोग होते हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते हैं, जो हमारी तरह दिखाई देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने हर किसी को जीवित गुण, मुख्य गुण नहीं माना, केवल संवेदना को माना है। ये बात मेरी इतनी सी याद रखिएगा। अब उसके बाद लिविंग वर्ल्ड में क्या है, जीव जगत में क्या है। देखो हमारे आसपास मिलियंस की संख्या में, अरबों की खरबों की संख्या में जीव जंतु है। और ये जो जीव जंतु जो होते हैं ना, इनको अलग अलग पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अभी आप जंगल में चले जाओ और जंगल में जाने के बाद पेड़ पौधों को देखोगे, तो आप तो खैर चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो, मैं इतने साल से बॉटनी को बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पेड़ पौधों को नहीं पहचान पाऊंगी। हर किसी को, कोई भी नहीं पहचान पाता, हर पेड़ पौधे का नाम किसी को याद नहीं है। तो आप ये सोचो कि हम जरा सी जगह में जाकर के भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो पूरे विश्व के जीव जंतुओं को कैसे पहचान पाएंगे। तब वैज्ञानिकों को एक आवश्यकता महसूस हुई कि भाई हमारी पृथ्वी पर लगभग के मान के चल रहे हैं हम लोग कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो है जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं। ऐसा मान के चल रहे हैं वो कि लगभग इतनी संख्या की हमारी पृथ्वी पर है। और जब इतनी संख्या जब पृथ्वी पर दिखाई देती है तो हम लोग उसको जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। हम लोग इसे कहते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। देखो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत फेमस शब्द है हमारी बायोलॉजी का, बहुत ज्यादा आपको पढ़ना भी पड़ेगा आगे जाकर। तो जैव विविधता की परिभाषा क्या हो सकती है सही मायने में। हमारी पूरी एक क्लास में पूरी बायोलॉजी के बच्चे बैठे, इसमें कोई एक बच्चा ना तो मैथ्स का बैठा है ना ही कोई कॉमर्स का बैठा है। तो हमारे बीच में कोई जैव विविधता नहीं है, कोई बायोडाइवर्सिटी नहीं है हमारे बीच में। यदि हम इनमें इस यहाँ पर कुछ कॉमर्स बिठा दूं, कुछ ह्यूमैनिटीज बिठा दूं, कुछ मैथ्स को बिठा दूं, तो ये बायोडाइवर्सिटी हो जाती है। माने एक पर्टिकुलर जगह एक से अधिक प्रकार के जीव जंतुओं का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाती है। यदि कोई एक शहर है ग्वालियर और उस पूरे शहर में केवल पीपल के पेड़ लगे हुए, केवल पीपल का पेड़ और कोई पेड़ दूसरा नहीं है, तो जैव विविधता नहीं होगी। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह
जितने प्रकार के जीव जंतु आपको मिलेंगे ना, उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्योंकि बायोडायवर्सिटी का पूरा एक लेसन पढ़ना है, याद है 12th क्लास में पढ़ा है, पॉपुलेशन के बाद में पढ़ा है ना इकोलॉजी के अंदर, क्योंकि आपका वो तो हटा ही दिया उन्होंने, पर उसके पहले एक है ना जैव विविधता वाला। तो जैव विविधता मतलब क्या होता है कि जितने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, हम उनको बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब आप सोचो, इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिल रहे हैं, तो हम उनको कैसे नाम याद रखें, उन्हें कैसे पहचाने? तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहली बार एक चीज की आवश्यकता महसूस की। इन्होंने कहा कि सभी जीवों के एक विशिष्ट नाम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ जीवों के नाम क्षेत्रीय भाषा में ही हम जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं, हम अपने इस क्षेत्र में बैगन और भट्टा बोलते हैं ना, एक ही के दो नाम है ना, बैगन और भट्टे अलग तो नहीं होते। कोई भट्टा बोलता है, कोई बैगन। मतलब बैगन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, भट्टा, ऐसा लगता है भट्टा किसी को मार रहे हो आप, भट्टा भट्टा क्या भाव है, ये कहता है बैगन क्या भाव है, ऐसी तो होता है ना। नाम में भी सोफिस्टिकेशन होता है, बैगन भट्टा। या ऐसे प्याज है, महाराष्ट्र में प्याज को क्या कहते हैं? हाँ, क्यों महाराष्ट्री हो सब? बड़े बोले है कांदा। तो इसका मतलब क्या है? मेरे को भी इससे ज्यादा नहीं भाई। अभी आप साउथ में चले जाओगे तो ऑब्वियसली वहां प्याज को कुछ और बोलेंगे, बैगन को कुछ और बोलते होंगे, और आलू को कुछ और। मतलब हम तो एक ही भारत में रह करके इतने सारे नाम जानते हैं, घिया, तोरई, कितने सारे नाम है एक सब्जी के। तो अभी हम एक ही भारत में, आप आसाम चले जाओ, साउथ में चले जाओ, कर्नाटक में चले जाओ, वहां थोड़े कोई प्याज आलू बोलते हैं, वहां कुछ और बोलते होंगे। यदि आप पूरे विश्व में जाओगे, चाइना में चले जाओ, तो वहां तो ऑब्वियसली कुछ और बोलेंगे। अब यदि आपके मन में ये चल रहा है कि इंग्लिश नाम होते तो है, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश तो सबको आती ही नहीं है। अभी आप साउथ में चले आओ, एक झाड़ू पोछे वाले से इंग्लिश से बात कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। वो अपनी भाषा ही बोलता है बस, केवल इंग्लिश की कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज भले ही है इंग्लिश, परंतु इंग्लिश भी हर किसी को कहाँ आती है। आप ही देख लो, हिंदी और इंग्लिश में परेशानी होते रहते हो, हिंदी इंग्लिश करते रहते हो, है ना? तो ये इंग्लिश भी कोई पॉपुलर लैंग्वेज नहीं है। तब कैरोलस लीनियस को लगा एक नाम ऐसे होने चाहिए जिनको हम लोग साइंटिफिक नेम कहेंगे, वैज्ञानिक नाम कहेंगे, और पूरे विश्व में कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा उस वैज्ञानिक नाम से जाना जाएगा। आज ग्वालियर में सपोज हमने किसी ने किसी एक पौधे में कोई बीमारी को खोजा, हमने आलू में कोई बीमारी खोजी, बैगन में कोई बीमारी खोजी, और यदि आपने उस पूरी इतनी मेहनत से उस बीमारी को खोजा और फिर आपने पूरा उसके बारे में लिखा, तो आपने चलो इंग्लिश में भी लिख दिया, ब्रिंजल में, बैगन में। आप खुद ही सोचो कि चाइना का कोई बंदा यदि पढ़ेगा, उसे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि ब्रिंजल, बैगन। तो वैज्ञानिक तरीके से एक ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस हुई जो पूरे विश्व में वैज्ञानिकों को उस नाम से पता रहेगी उस चीज का। और ऐसे करके इन्होंने ICBN, ICZN, इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, अंतरराष्ट्रीय संहिता उन्होंने बनाई, नियम बनाए। ICBN, ICZN, जेड माने जूलॉजी, बी फॉर बॉटनी। एक इन्होंने बॉटनी के लिए रखा, एक जूलॉजी के लिए लिखा। हालांकि अपने को केवल ICBN ICZN करना, पर आजकल तो मालूम है सबके लिए आ गया है, बैक्टीरिया के लिए भी आ गया, वायरस के लिए भी आ गया, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए भी आ गया है। अपन को नहीं जाना, अपन को केवल इन दो ही नाम के ऊपर जाना है। इन्होंने दो नाम, तो इन्होंने इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन दोनों नामों की कुछ नियम बना दिए, कुछ रूल्स इन्होंने बना दिए। और वो रूल्स जो है वो हम लोगों को अच्छे से याद करने होते हैं, क्योंकि उस रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इन्होंने ये बोला कि सबसे पहली बात कि इसको हम द्विनाम पद्धति कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्योंकि दो नामों से मिलकर एक नाम बनेगा, तो इसको इसीलिए उन्होंने द्विनाम पद्धति कहा।
तो सबसे पहला नियम है इसका कि पहला शब्द वंश आएगा और दूसरा शब्द जाति। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं जीनस और स्पीसीज। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में है मैंजीफेरा इंडिका। आम का बॉटनिकल नेम है ये। तो ये जो नाम है इसका ये वंश है और दूसरा नाम इसकी जाति है। ये फर्स्ट नेम जीनस होता है और दूसरा नेम स्पीसीज होता है। इस सबसे पहला इन्होंने वंश और जाति इन दो शब्दों का प्रयोग किया है। जीनस और स्पीसीज बोलते हैं हम लोग। और दोनों का नाम भले दो शब्द है लेकिन ये दोनों शब्द एक का है, आम का। मैंजीफेरा इंडिका आम का। जैसे एक और अपन नाम कोई भी लिखे सोलेनम ट्यूबेरोसम। जैसे मैं हिंदी में इसको लिखूं सोले नम ट्यूबेरोसम। चूंकि मैंने हिंदी में लिखा है तो मुझे इस दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा। हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा नियमों में फर्क है। वो नियम एक एक करके बता रही हूँ। आप लोग की बुक में तो उन्होंने दो तीन ही नियम दिए पर मैं एक दो नियम और एक्स्ट्रा बताऊंगी क्योंकि क्वेश्चन उसके ऊपर आए हैं, बाहर से आए हैं पर आए हैं और आएंगे, फिर भी आएंगे। तो वो मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगी। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी हम वैज्ञानिक नाम का प्रयोग करेंगे तो पहला हमारा वंश होगा और दूसरी हमारी जाति होगी। दूसरा नियम है क्योंकि ये जो जितने भी नाम लिए जाते हैं ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। जो लैंग्वेज है ना वो लैटिन भाषा है और जो लिखने का तरीका है वो इटैलिक है। लिखने का जो तरीका है वो इटालियन पद्धति में है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनको फिफ्थ सिक्स क्लास तक ये मिला मिला करके इंग्लिश लिखवाई जाती है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है उनको। आजकल तो हिंदी मीडियम में भी कराने लगे हैं। हम लोग जब पढ़ते थे हिंदी मीडियम से तो हमको 8वीं क्लास में एबीसीडी पढ़ाई थी पहली बार। 8वीं क्लास में एबीसीडी। सोच सकते हो हम कितने पीछे हैं, कितने इलिटरेट है। 8वीं क्लास में आए तो हमको ए फॉर एप्पल बताया गया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। मतलब इतना, मतलब उस जमाने में मतलब हिंदी मीडियम वालों के साथ में क्या। और फिर बाद में 9th 10th में ग्रामर पढ़ाते थे जो आज तक समझ में नहीं आई। आज तक 10th समझ में नहीं आई। मुझे तो जाते ही नहीं है भेजे में बिल कहाँ लगाना है, शेल कहाँ लगाना है। अब वो तो प्रैक्टिस से इतनी इंग्लिश आ जाती है कि पढ़ाते रहते। ऊपर से सारा वीडियो जाएगा यूट्यूब पे। मेरी यार क्या, नहीं नहीं मुझे सारी इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तो बेटा एमएससी में तो इंग्लिश ही होती है ना। एमएससी में तो हिंदी की बुक ही कहाँ मिलती है ना, तो पढ़ना ही पड़ता है हिंदी वाला। लेकिन बड़ा मेहनत करता है, बहुत डबल मेहनत करनी पड़ती है उसको। एमएससी में तो हिंदी होती ही नहीं है ना, बुक्स केवल इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इसका क्या है, ये जो लैंग्वेज अपन लेते हैं वो लैटिन भाषा है। क्यों लेते हैं इसको? क्योंकि ये मृत भाषा है। क्योंकि ये मृत भाषा है। पहले नीट में ये क्वेश्चन बहुत पूछ चुके हैं कि ये लैटिन भाषा से क्यों लिए जाते हैं। तो उसमें आंसर मिलता था क्योंकि ये मृत भाषा है। बड़ा अजीब ही लगता है कि भाषा भी कोई मृत होती है क्या। तो एक्चुअल में क्यों लिखते हैं हम इसको डेड लैंग्वेज, उसका रीजन है कि ये जो लैटिन भाषा है ना इसका कोई पर्यायवाची नहीं होता, सिनोनिम नहीं होता इसका। जैसे अपन लोग हिंदी में तो बड़े पर्यायवाची याद करें बचपन में हम लोगों ने। जैसे वो होता है ना, फूल को हम लोग पुष्प भी कह दो, पुष्प फूल भी कह दो, कुसुम भी कह दो, प्रसून भी कह दो, कह देते हैं ना। मोटा कोई व्यक्ति होता है तो इंग्लिश में उसको ओबेसिटी भी कह देते हैं, थाई भी कह देते, थिक भी कह देते हैं ना, कह देते हैं ना हम लोग। मतलब इंग्लिश में भी तो सिनोनिम होते ही है ना, पर्यायवाची इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में तो होते ही है, हमने याद भी किए। पर लैटिन भाषा में कोई पर्यायवाची नहीं होता। तो जब लैटिन भाषा में कोई पर्यायवाची नहीं होता ना,
तो इसीलिए हमने इस लैटिन भाषा को प्रयोग किया है। तभी तो आप देखना कि बायोलॉजी में जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, वो एक अलग टाइप की लैंग्वेज है। सेल है, कोशिका है। अब जो सेल जो शब्द का प्रयोग किया है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट। सेलुला करके शब्द होता है लैटिन भाषा में, सेलुला। सेलुला से सेल लिया है और इसका मतलब होता है कंपार्टमेंट, क्योंकि सेल एक कंपार्टमेंट होती है। तो ये लैटिन शब्द है सेल। जितने भी शब्दों का प्रयोग आप करते हो ना, ज्यादातर लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। तभी तो मालूम है उनकी इंग्लिश कुछ और निकल के आती है, हिंदी कुछ और निकल करके आती है। और क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका दूसरा पर्यायवाची नहीं मिलेगा पूरे विश्व के अंदर। क्योंकि यदि पर्यायवाची मिल जाएगा तो फिर तो हम कैसे पढ़ेंगे ना, फिर तो कोई दूसरा शब्द पढ़ने लगेंगे। तो इसीलिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। और उस क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने उसको मृत भाषा बोला है। नीट का बहुत क्वेश्चन है, आप लोग बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन लगाते तो रहते हो, मिल जाएगा, ये क्वेश्चन भी लगा लेना। इटैलिक हम का मतलब क्या होता है? जैसे आप देख रहे थे, मैं इसको थोड़ा थोड़ा तिरछा लिख रही थी, थोड़ी सी तिरछी लिख रही हूँ, क्योंकि मैं यदि इसको तिरछी ना लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। यदि मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो फिर मुझे ऐसे अंडरलाइन करूंगी। यदि मैंने इसको ऐसे लिखा, यदि मैंने इसको ऐसा लिखा, तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन, एक एक नियम है इसका, बहुत ध्यान देना है। तो सब यदि इटैलिक में करते हैं तो तिरछी लिखते हैं। इटालियन जो होती है वो तिरछी भाषा लिखी जाती है। और उसमें भी प्रथम लेटर जो है, प्रथम अक्षर कैपिटल आएगा, प्रथम अक्षर कैपिटल आएगा, प्रथम अक्षर कैपिटल आएगा। लेकिन बस बेटा ध्यान से सुनो, प्रथम अक्षर कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल आएंगे। हम लोगों की एक आदत होती है, जब भी हम कोई नया सेंटेंस शुरू करते हैं इंग्लिश में तो कैपिटल से ही लिखते हैं। तो कहीं आप ऐसा मत समझना कि आपने इसको इंडिका को ऐसे लिख दिया, गलत। सारा स्मॉल से आएगा, ये भी स्मॉल से स्टार्ट होगा, केवल प्रथम अक्षर कैपिटल है बस, बाकी ऑल आर स्मॉल लेटर्स। प्रथम अक्षर कैपिटल है, अन्य सभी स्मॉल, अन्य सभी स्मॉल। होती है ना इंग्लिश, एक इंग्लिश में ऐसे एक अपन ए लिख देते हैं, एक अपन ऐसे लिखते हैं, एक अपन ऐसे भी लिखते हैं, एक ऐसे भी ए बनाते हैं। ये ऐसे इंग्लिश के लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, इसको बोलते हैं स्मॉल, इसको बोलते हैं इटालियंस में, ये मिला मिला के लिखा जाता है ना, तो इटैलिक्स होती है ये। तो प्रथम अक्षर इसका कैपिटल आएगा, देन अदर ऑल आर वेरी स्मॉल आएगा, वेरी क्या स्मॉल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि अपन हाथों से लिखते हैं, हाथों से जब लिखते हैं तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं अंडरलाइन, अलग अलग, अलग अलग, ऐसा नहीं है। अच्छा आपको इससे लग रहा होगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे आपको क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें क्या करते हैं वो लोग, गलत लिख देते हैं। इसमें एक आपको जैसे इन्होंने ये लिखा, एक आपको इन्होंने ये लिखा, एक आपको इन्होंने ये लिख दिया, एक में इन्होंने ये कर दिया, फिर पूछते सही क्या है। तो लिखने का पद्धति आपको देखनी पड़ेगी कि सही तरीका उसमें क्या है लिखने का। और यदि उसमें इटैलिक तिरछी नहीं लिखी है, अब आप हिंदी मीडियम की हो तो आपको तो हिंदी में ही लिखेंगे ना वो, तो जब हिंदी में आपको लिखेंगे तो मान लो किसी के पास पूरा ऐसे मिला दिया इन्होंने किसी में, और किसी में इन्होंने अलग अलग मिला दिया, ये अंतर होगा। मान लो किसी में इन्होंने दोनों ऐसे मिला के लिखा है, नाम बिल्कुल सही लिखा है, पर पूरा ऐसे एक लाइन कर दी है, तो इसका मतलब वो आंसर नहीं है। और किसी में इन्होंने नहीं मिलाया है तो फिर इसका मतलब वो आंसर है। किसी में आपको नाम ही गलत लिख देंगे, आलू का पूछ रहे हैं तो आलू का सोलेनम ट्यूबेरोसम नहीं लिखेंगे, कुछ और लिख देंगे, क्योंकि आपके इस लेसन में कुछ बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम का प्रयोग किया गया है। और जितने आपके इस लेसन में प्रयोग किए गए वो आपको सबको बहुत अच्छे से याद करने, वो बॉटनिकल नेम और जूलॉजिकल नेम याद करना है। पूछ सकते हैं कि शेर का जो हमारा टाइगर होता है उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, हमारे पैंथर का जूलॉजिकल नेम क्या है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। हमको ऐसा लगता है कि इसमें क्या है कि थोड़े पूछेंगे, पूछ सकते हैं मकोई का क्या है, आलू का क्या है, आम का क्या है, ये सब आपके सिलेबस पूछे गए हैं, आपकी बुक में लिखे गए हैं ये सारे के सारे बॉटनिकल नेम। तो आपको इस सारे के तो ये
दोनों को हम अंडरलाइन करेंगे। अगला एक नियम है, कम से कम तीन और अधिकतम 12 लेटर का प्रयोग किया जाता है। ये लाइन आपके उसमें नहीं है। भूपेश मुझसे यही कह रहा था कि मैम वो तो इस बार 3-4 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस आ गए। तो ज्यादातर मैंने जितने भी आउट ऑफ सिलेबस आए हैं मैंने लेकिन आपको सारा करवाया है, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस होता है टीचर का कि उसे आइडिया होता है कि कितनी चीजें कहाँ से बाहर जा सकती हैं, और मैं उतनी चीजों पे मैं बाहर अपनी सीमा को बाहर ले जाती हूँ। बहुत ज्यादा यदि कोई टीचर लेके जा रहा है तो वो आपको अपनी इंटेलिजेंस ही दिखा रहा है, भैया वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो भी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको पूछी जा सकती है, ये होता है आइडिया। तो उसमें ये एक लाइन मेरी ये भी है कि कम से कम 3 अधिकतम 12 अक्षर होने चाहिए। जैसे एक, चलो अपन एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, मैं अपनी बात को सिद्ध कर देती हूँ। जैसे एक हमारा पैंथर लियो है, लियो, लियो में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, केवल 3 शब्द है। 2 शब्द में कभी कोई भी बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम नहीं दिए जा सकते हैं। अब 12 की बात कर लेते हैं। लाइको परसिकम एस कुलेंटस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टमाटर का बॉटनिकल नेम, ऐसे मत देखो कि मैं नया नाम आपको बताने के लिए। टमाटर का बॉटनिकल नेम है भैया, मम्मी बनाती है आलू टमाटर, उसी का है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस, माने जीनस में 12 और स्पीसीज में भी 12, दोनों में अलग अलग 12 हो सकते हैं। तो अधिकतम शब्द 12 होते हैं, 13 नहीं मिलेंगे आपको। इससे बड़ा फिर नाम जो मिलता है तो वो 3 अक्षर का त्रिनाम पद्धति में चला जाता है। जैसे हमारे गोभी होते हैं, फूल गोभी, बंद गोभी। तो फूल गोभी का बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरिसिवर कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरिसिवर बोट्राइटिस। ये फूल गोभी और बंद गोभी का बॉटनिकल नेम है। तो मैं इसमें 3 शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। ब्रेसिका ओलेरेसिया, वर माने वेराइटी, वर कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलेरेसिया, वर बोट्राइटिस। आपको याद नहीं करना, सुनना है बस केवल। तो फूल गोभी, बंद गोभी, तो ये 3 नामों से मिलके बन गया है। तो इसीलिए अधिकतम नाम जो है इसके 12 अक्षर होते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो अभी नीट में 2-3 साल पहले आ चुका है, हम जब किसी का बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो उसके अंत में हम वैज्ञानिक का नाम लिख सकते हैं। अंत में वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं, क्वेश्चन नीट में आ चुका है, अभी आया है। वैज्ञानिक का नाम लिखते हैं, जैसे जैसे मैंजीफेरा इंडिका के आगे मैं लगा दूंगी एल। कैपिटल में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते। कैरोलस लीनियस तो एल लगा दिए, तो एल फॉर लीनियस हो गया। जैसे कुछ नाम हचिंसन ने दिए थे तो हम उसके आगे लिख देते HUT, HUT बने हचिंसन। तो अंत में वैज्ञानिक का नाम कैपिटल में लिखा जाता है। यदि मान लो सन भी लिख सकते हैं हम, तो 1756, तो इसका मतलब होता है कि 1756 में कैरोलस लीनियस ने इस नाम को दिया। ये पूरा पैकेज हो गया। 1756 में कैरोलस लीनियस ने इस आम का बॉटनिकल नेम दिया। तो उससे आपको यह समझ में भी आ रहा है किसने दिया और कब दिया। आप लोगों को जो नीट में भी 3 साल पहले क्वेश्चन आया था, तो मालूम इन्होंने क्या किया था कि एक नाम मैंजीफेरा इंडिका लिखकर छोड़ दिया था। एक में इन्होंने क्या किया था, ये कैपिटल, ये भी कैपिटल कैपिटल लिख दिया था। एक में इन्होंने क्या किया, लिखने का तरीका सही था, उसके आगे एल लिखा था। और एक जो भी दिया होगा, तो ज्यादातर बच्चों ने क्या, क्योंकि बुक में ढंग से बताया नहीं, बच्चों को क्लास में बताया होगा तो ध्यान नहीं दिया, तो बच्चों ने क्या किया कि वो मैंजीफेरा इंडिका जो नाम लिखा सब बढ़िया लिखकर आ गया। कितना सरल क्वेश्चन था, हो गया गलत। तो ये लीनियस जो है, जो भी वैज्ञानिक का नाम यदि उसके आगे लिखा होगा उसको मानेंगे। मैंने थोड़ा एक और चीज बता दी, क्योंकि भाई संजय की दृष्टि रखेंगे ना क्वेश्चन पेपर में, तभी तो करोगे कि हमने सन भी लिख दिया। तो यदि सन लिखेंगे तो जाकर के पूरा पैकेज हो गया। ये हमारा बॉटनिकल नेम जो है हमारे देखने को मिलते हैं।
तो मैं सोचती हूँ कि इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। कर लो, जल्दी से कर लो। ये लेसन परसों खत्म कर दूंगी मैं आप लोगों का। आज तारीख कितनी है? 26। टेस्ट का मैसेज मिल गया क्या? आज मिल जाएगा। सारे टेस्ट के मैसेज मिल जाएंगे, आज बहुत सारे टेस्ट होने हैं। आज प्लांट प्रोडक्शन की भी क्लास लगेगी। आज दो क्लास लगेगी, उसके बाद फिर कवरिंग बैच की भी क्लास लगेगी। जो स्टूडेंट्स आए साइकोलॉजी शुरू करूंगी। और इस बार संडे को भी क्लास देनी है मुझे, तो आप लोग अपना टाइम मुझे बता देना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो भी है। तो संडे को भी क्लास लेनी है मुझे, तो क्या है कि कुछ अर्जेंट तो नहीं है, तो मैं अभी फ्री होके आ गया। ये समझ में अच्छे से आ गया। ये सारे नियम अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन आता है क्योंकि ये लेसन बहुत छोटा है। देखो, हर लेसन में से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा होता नहीं है ना कोई लेसन को छोड़ देते हैं। वो कम से कम दो दो क्वेश्चन मिनिमम, दो, बाकी भी 5 तक भी आ सकते हैं। तो ये वाला लेसन बहुत छोटा है और बहुत सरल है। तो बिल्कुल इसको ऐसा कर लो कि भाई इसमें से आना है तो हमको करना ही है क्वेश्चन। भाई कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं कर पाते किसी लेसन में से, तो जो जो बहुत इजी है ना उनको तो ऐसा कर लो कि क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। ये बहुत छोटा भी है, बहुत सरल भी लेसन है। और जो प्रॉब्लम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस सरल तरीके से कर दूंगी पूरा का पूरा। चलिए अब नेक्स्ट अपन करने जाते हैं क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी। जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकी। इस पूरे लेसन में डायग्राम कुछ नहीं है, बस ऐसी है, सरल सी चीजें हैं, समझना है अपने को। हमारे पृथ्वी पर इतने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। और जब इतने प्रकार के पेड़ पौधे हैं तो इनको ऐसे याद रख पाना संभव नहीं है, उनको पहचाना भी संभव नहीं है। तो हम लोगों ने एक पद्धति अपनाई है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, माने किसी चीज को वर्ग में बांटना। जैसे समान गुण वाले जीव जंतु है, हम उनको एक जगह रख दिया। एक एग्जाम्पल के रूप में क्लास मेमेलिया करके होता है, हम सब जानते हैं क्लास मेमेलिया। अब क्लास मेमेलिया में हमने क्या देख लिया कि जिन जीवों के अंदर ग्रंथि होती है मेमेलिया की, वो सारे के सारे जीव जंतु क्लास मेमेलिया में आ जाएंगे। सारे के सारे एक ग्रुप में क्लास मेमेलिया में आ गए। क्योंकि आपको पता है ना, क्लास मेमेलिया कितना विचित्र जीव भी हमारे साथ बैठे हुए। आज हम लोग क्लास मेमेलिया में गाय भैंस है, शेर चीता है, कुत्ता बिल्ली है, और साथ में चमगादड़ भी हमारे साथ बैठा है। पानी में पाई जाने वाली मछली के समान जीव भी हमारे साथ बैठी है, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल। जबकि वो कहाँ बिल्कुल शुद्ध रूप से पानी में रहती है, बिना पानी के मर जाएगी। चमगादड़ देखो जरा,
हमारे साथ भैया जी बैठे हैं, कहाँ वो कहाँ हम, एकदम ही अलग है। पर बैठे, एक गुड़ ले लिया उनने क्लास में मेरी आका, और हमारे साथ आके बैठ गए, हमारी क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्ला तो ऐसे ही अब प्लांट्स की बात कर लो आप, फलों में फली होती है, जिनके अंदर फली होती है, तो हमने उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया है, उसी में रख दिया। सारे फली वाले पौधे, वहां पे हमने एक पेड़ देखा जिसमें फली लगी थी। तो भाई मैं एज ए टीचर मैं बोल दूंगी बेटा मैं इसका नाम भले ही नहीं जानती पर मैं इसकी फैमिली तो जानती हूँ, ये तो फैबेसी फैमिली का मेंबर है। तो मैंने कैसे देखा, मैंने उसके अंदर देख ली कि उसमें फली लगी है, और मुझको ये पता था कि जिन पेड़ों में फली होती है उन सबकी एक ही फैमिली फैबेसी होती है। तो इसका मतलब क्या किया कि हमने कोई समान गुण देख लिए और उनको एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया। तो एक ग्रुप क्या होता है, एक टैक्सा कहलाता है, एक समूह, एक टैक्सा, गेहूं एक टैक्सा, और फिर इनको हमने किसी ग्रुप में रखा, एक फैमिली में रख दिया, फैमिली एक टैक्सा, क्लास एक टैक्सा। यहाँ पर समझने की बात यह है कि हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं, इकाइयां यूज करते हैं, हिरैकी पदानुक्रम यूज करते हैं, वो भी एक टैक्सा होता है, और उस टैक्सा में रहने वाले जीव भी एक टैक्सा है। जैसे हमने क्लास को एक टैक्सा बोल दिया, अब उस एक क्लास मेमेलिया में तो बंदर भी आता है, गिब्बन भी आता है, गोरिल्ला भी आता है, हम भी आते हैं। फिर तो नहीं, वो क्लास मेमेलिया भी एक टैक्सा है, और एक हम अकेले भी एक टैक्सा है। कुत्ता एक पद है, एक टैक्सोन हो गया, एक टैक्सा होता है। तो ये जो सारे टैक्सोन को हमने मिला दिया, और उसको मिला करके हम लोग कह देते हैं टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में समानताएं और असमानताओं के आधार पर हमने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और पौधों को वर्गों में क्लासिफाई कर दिया है, और इसीलिए हम इसको क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कैरोलस लीनियस ने इस ब्रांच पर बहुत काम किया है। कैरोलस लीनियस को मालूम है क्या क्या कहा जाता है, द्विनाम पद्धति के पितामह कहते हैं कैरोलस लीनियस को, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, पितामह कहलाते हैं द्विनाम पद्धति के। कैरोलस लीनियस को क्लासिफिकेशन के भी पितामह कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने इस फील्ड के अंदर बहुत सारा काम किया, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी इसके अंदर लिखी। एक किताब का नाम हमको भी याद रखना पड़ेगा, तो मालूम है उनकी जो बुक का नाम था वो था सिस्टेमा नेचुरे, सिस्टेमा नेचुरी। ये इन्होंने क्या था, किताब लिखी थी, उस किताब का टाइटल था ये। अपन जैसे किताब किताब जब कभी कोई देखते हैं तो किताब का अपना एक नाम होता है ना, तो उनका टाइटल था सिस्टेमा नेचुरी। और उन्होंने जो सिस्टेमा शब्द का प्रयोग किया था, ये शब्द लिया था इन्होंने सिस्टेमैटिक से, लैटिन भाषा। और सिस्टेमैटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध अध्ययन से कहते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन बोलते हैं। तो हम पूरे इस लेसन के अंदर हम जीव जंतुओं को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, जिसको हम लोगों ने लीनियन हिरेकी बोला है, टैक्सोनॉमी बोला है, क्लासिफिकेशन बोला है। तो इसके अंदर जो पूरा क्रमबद्ध अध्ययन होता है, तो ऊपर से नीचे जाएंगे, तो सबसे पहले इसमें जगत आता है। जगत का मतलब होता है किंगडम। आगे वाले लेसन में पढ़ेंगे ना, 5 जगत वर्गीकरण, किंगडम मोडेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। हमने पूरी बायोलॉजी को 5 जगत में विभाजित कर दिया है। तो वो जगत माने 5 है, हमारी पृथ्वी पर जगत का फिक्स है। सारे पौधे प्लांटी में आएंगे, सारा जंतु एनिमेलिया में आएगा, सारा फंगस जो है कवक में ही आएगा, और एक कोशिकी के जीव जो होते हैं प्रोटिस्टा में आएगा, और सारा प्रोकैरियोट जो होता है वो सारा का सारा मोडेरा में आएगा। तो ऐसे करके हमारे 5 जगत हो गए। 5 जगत के बाद जो इसकी छोटी इकाई होती है वो फाइलम,
या डिवीजन। डिवीजन पौधों में प्रयोग किया जाता है। फाइलम जंतु, आपने सुना है ना, फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम एस्केरियंटिस, फाइलम एंटेरिटा। हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन में पूरे फाइलम पढ़ते हैं ना सारे। तो जंतुओं में हम लोग फाइलम शब्द का प्रयोग करते हैं। और आदम जगत यदि होता तो डिवीजन, जैसे कि पौधों में टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब डिवीजन हो गए, पौधों को डिवाइड कर दिया है। टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है और एंजियोस्पर्म होता है। ये सारे पौधों के प्रभाग हो गए। डिवीजन का मतलब होता है प्रभाग, पौधों के भाग। नॉर्मली फंगस को तो रखते नहीं है ना, फंगस तो अलग ही हो गया ना। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी, जिम्नो को बोलते हैं आवृत बीजी। बाकी सबकी हिंदी इंग्लिश एक ही होती है ना। और इसके बाद जो छोटा आएगा वो कहलाता है किलास। किलास इसमें भी होता है और किलास इसमें भी होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर आवृत बीजी लिखा है, तो आवृत बीजी में दो किलास होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। केवल दो ही किलास होते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। किलास के बाद में फिर आता है ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर की एक बहुत बड़ी पहचान है, ऑर्डर में हमेशा एल्स लगा होता है, एल्स पहचान है। पॉलीमोनियल्स, मालवेल्स, पोएल्स, मतलब जब भी कभी कोई हम कुछ बोलेंगे ना तो बॉटनी में एल्स लगा होता है, एल्स, ALES, ये पहचान, सफिक्स बोलते हैं हम इसको। तो जंतुओं में भी ऑर्डर होते हैं, दोनों में ही ऑर्डर होते हैं। और ऑर्डर के बाद फिर इसके बाद में आती है फैमिली। फैमिली, और फैमिली के अंत में एसी लगा होता है, बहुत गर्मी पड़ रही है ना इसलिए। एसी, ये पहचान है। मालवेसी, ब्रेसिकेसी, पोएसी, कन्वल्वुलेसी, सबके अंदर एसी लगा है। कुछ पहले के जमाने में, करीबन मतलब 5-7-8 साल पहले पुराने नाम चलते थे, उसमें एसी नहीं लगा था। हम लोगों ने धीरे धीरे उनको चेंज कर दिया। जैसे मैं आपको ब्रेसिकेसी बोल रही हूँ तो मैं सरसों की फैमिली बोल रही हूँ। सरसों की पुरानी फैमिली क्रूसीफेरी थी, जो हम लोगों ने जिस नाम से पढ़ा था उसका नाम था क्रूसीफेरी। क्योंकि क्रूसीफेरी में एसी नहीं लगा था तो उसका नाम चेंज करके ब्रेसिकेसी कर दिया। जैसे अनाज की एक फैमिली थी ग्रेमिनी, ग्रेमिनी थी, पर आजकल इसका नाम पोएसी कर दिया है। अब धीरे धीरे 2-4 साल बाद तो किसी बच्चे को इतना भी कोई नहीं बताएगा कि इसका पुराना नाम क्या है। तो अभी बस आपको अभी कुछ समय में मैंने चेंज किया है। ये पोएसी तो मैं भी 2-3 साल से पढ़ाने लगी, उसके पहले तो मेरे को भी ग्रेमिनी ही पढ़ाती थी। पर अब तो चेंज कर ही दिया है उन्होंने, जितने भी फैमिली कंपोजिटी है उसको भी इन्होंने चेंज कर दिया है। तो एक पहचान बन गई कि अंत में किसी में एसी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि वो फैमिली को बिलोंग करता है। और फैमिली के बाद फिर क्या आता है, जीनस और स्पीसीज। जीनस और सबसे लास्ट में आता है स्पीसीज। जाति और वंश बोलते हैं ना हम लोग, जाति और वंश। तो ये पूरे के पूरे इनके हिरेकी है, ये पूरा क्रमबद्ध है। ये एक टैक्सोन है, ये एक टैक्सोन है, ये एक टैक्सोन है, ये पूरे एक एक टैक्सोन है। और पूरा इसको मिलाकर क्रमबद्ध रूप से हम लोग इसको बोलते हैं हिरेकी। लीनियन हिरेकी इनको कहा जाता है, टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है। तो अभी जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाने जा रही हूँ, मैं उल्टा पढ़ाऊंगी। मैं सबसे पहले आपको स्पीसीज के बारे में बताऊंगी और मैं धीरे 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 ऊपर जाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको सीधा भी बता दूं, फिर मैं इसको ऐसे भी बता दूं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आना चाहिए। स्पीसीज सबसे ज्यादा बेसिक यूनिट होती है। सबसे ज्यादा यदि कोई बेसिक यूनिट होती है तो वो स्पीसीज होती है। हम लोग इसको क्या कहते हैं, वंश। नहीं नहीं, जाति, जाति कहेंगे। हिंदी में मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ जाति और वंश को लेके। जाति कहेंगे, स्पीसीज को लेकर जाति कहेंगे। तो ये जाति जो है सबसे, तो अब इसके बारे में जरा ध्यान से सुन लेना। जाति वो जीवों का समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं वो एक जाति कहलाते हैं। जाति सबसे छोटी इकाई है इस वर्गीकरण की।
और सबसे मौलिक इकाई है, और सबसे ज्यादा समानताएं जाति के जीवों में होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, अपन एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, और ये एग्जाम्पल अभी मैं लिखती जा रही हूँ, आप लोग बाद में जाकर इसको नोट कर लेना, मैं आपको टाइम भी दे दूंगी, अभी आप समझने पे ध्यान देना, क्योंकि कुछ एक अलग टाइप की चीज मैं आपको यहाँ पर लिख कर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे नॉर्मली हम एक जाति की बात करते हैं, आलू, आलू के अंदर क्या था, ट्यूबेरोसम, आलू का पूरा बॉटनिकल नेम होता है ना सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो ये तो इसकी जीनस हो गई ना, और ये इसकी स्पीसीज है। तो सोलेनम एक जीनस है, पर एक जीनस में अकेली एक स्पीसीज थोड़ी आती है, अकेला सोलेनम ट्यूबेरोसम थोड़ी है, एक सोलेनम इंडिका भी है, एक सोलेनम मेलोंजिना भी है, सोलेनम मेलोंजिना बैगन है, ये मकोई है, और ये आलू है। आलू, मकोई और बैगन तीनों एक जीनस में आते हैं, जबकि कितने अलग होते हैं, कहाँ आलू कहाँ बैगन। ये थोड़ी कि किचन में आलू बैगन बनते हैं तो साथ साथ होंगे, एक फैमिली की सोच के थोड़ी बनाते हैं हम कि एक ही जीनस के इसलिए हम आलू बैगन साथ बनाएंगे। मकोई देखी होगी ना, जो बेर आता है उससे छोटी होती है, काले से रंग की मकोई, नहीं देखी कभी, मैं जाऊंगी चैम्बर में आ जाना, दिखा दूंगी मकोई, छोटी छोटी होती है मकोई, जंगली होती है, चायजा लग जाती है, कहीं से नहीं मिलती वो, ना आलू से मिलती है ना उससे मिलती है, पर देखो दोनों एक ही, सब एक जीनस में आ रही है, पर तीनों बेसिक तो डिफरेंस है ना, कहाँ आलू कहाँ टमाटर कहाँ मकोई। आलू आलू एक जैसा हो सकता है ना, तो जब एक स्पीसीज होती है तो वो एक स्पीसीज इतनी ज्यादा समान होती है, तभी तो हमने उसको स्पीसीज में रखा है ना। तो जो जितना भी हमारा जाति वाला होता है ना, वो इतना ज्यादा समान होता है कि वो आपस में प्रजनन कर सकता है। जैसे कि शेर है, चीता है, बाघ है, ये सब एक ही जीनस में आते हैं, पर तीनों अलग अलग है। यदि आपके सामने भी तीनों खड़े कर दूं यहाँ पर, तो भाग तो नहीं जाओगे है? मैं कहूंगी पहचानो, शेर, शेर को शेर ही तो कहोगे, शेर को लंगूर तो नहीं कहोगे। चीता, नहीं भूपेश तो क्या हाथ मिलाएगा, वो तो कहेगा हेलो टाइगर कैसे हो। तो आप हम तीनों को अलग अलग पहचान लेंगे, अलग ही कहेंगे हम, बिल्कुल शेर को चीता नहीं कहेंगे, चीता को शेर नहीं कहेंगे, जो टाइगर को टाइगर ही कहेंगे, उसको शेर नहीं कहेंगे हम लोग। इतना तो सबको मालूम है कि सब पहचान ही लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक शेर, एक शेर से ही तो रिप्रोडक्शन करेगा। बोले अरे मैडम इन तीनों का तो जीनस सेम है ना, तो जीनस सेम है इसका मतलब थोड़ी कि चीता का क्रॉस हम शेर से करा दें, या शेर का क्रॉस हम टाइगर से करा देंगे, नेचुरल तो नहीं होगा। अब वो आज आर्टिफिशियल होने लगी है, वो एक अलग बात है, पर नेचुरल बात की जा रही है, वो तो नहीं होगा। वो तो लॉयन का लॉयन से ही तो होगा ना रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम स्पीसीज में होता है। तो एक स्पीसीज की परिभाषा होती है कि ऐसे जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, वो एक जाति कहलाते हैं, एक स्पीसीज कहलाते हैं, और वो फंडामेंटली समान होते हैं, एक समान होते हैं फंडामेंटल। सबसे ज्यादा समानता यदि किसी क्रम में मिलेगी तो वो जाति में ही मिलेगी, और कई सारी जाति मिलकर एक जीनस बनाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि सोलेनम में 3 आ रहे हैं हमारे, बैगन भी आ रहा है, कोई भी आ रही है और आलू भी आ रहे हैं, इन्होंने मिलके एक जीनस बनाते हैं सोलेनम। अब सोलेनम की जो फैमिली होती है सोलेनेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली होती है, तो मतलब सोलेनेसी में क्या केवल एक ही फैमिली आएगी क्या, सोलेनम नहीं, तो सोलेनेसी में बहुत सारी फैमिली आती है, बहुत सारी फैमिली आती है, पर वो एक अलग बात है कि हमको जिस फैमिली की बात करनी है वो कन्वल्वुलेसी है।
कॉन्वल्वेसी। कॉन्वल्वेसी सोलेनेसी हमारी दो फैमिली हो गई। कॉन्वल्वेसी सॉरी सॉरी सॉरी, वो फैमिली, फैमिली यहाँ लिख ली, धतूरा आएगा। जीनस की बात करेंगे तो धतूरा आएगा, धतूरा। सोलेनेसी फैमिली मतलब इसके अंदर क्या है कि अकेला सोलेनम जीनस नहीं आएगा, इसमें धतूरा भी, हिंदी में भी धतूरा बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम भी धतूरा है और इसका इंग्लिश नाम भी धतूरा है। धतूरा नॉर्मली आपने देखा होगा शिव जी पर चढ़ाते हैं, कांटे नुमा आता है वो, और नॉर्मली यदि हम उसको उबालते हैं तो उसमें कुछ पानी में नशे वाली चीज मिलती है, धतूरे को लोग नशे के रूप में यूज करते हैं। तो इसमें धतूरा भी आएगा, पिटूनिया भी आएगा, तीन आएंगे। पिटूनिया तो आएगा, इन सबका ये पूरा का पूरा, तो ये सब एक फैमिली में आ रहे हैं सोलेनेसी में, ये सब एक फैमिली में आ रहे हैं सोलेनेसी में। अब सोलेनेसी का एक ऑर्डर होगा, सोलेनेसी का एक ऑर्डर, क्योंकि फैमिली के बाद फिर ऑर्डर आता है, तो उसका ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स। तो ऑर्डर के अंदर अकेला पॉलीमोनियल्स तो नहीं होता, ऑर्डर को हिंदी में गण कहते हैं, सदा आई थिंक गण ही बोलते हैं। तो सोलेनेसी में एक फैमिली कौन सी आएगी, कॉन्वल्वुलेसी और आएगी, कॉन्वल्वुलेसी। बहुत सारी आती है इसके अंदर, पर अपन इसकी बात करें तो ये देखो, तो इसका मतलब ऑर्डर पॉलीमोनियस में सोलेनेसी चली आ रही है और कॉन्वल्वुलेसी भी आएगी। और ऑर्डर के बाद फिर हमारा क्लास आएगा, क्लास हमारा डाइकॉट होगा, क्लास हमारा डाइकॉट होगा, तो डाइकॉट हमारा क्लास हो गया। तो डाइकॉट तो बहुत बड़ा ग्रुप है, डाइकॉट में तो आप सोचो कि पूरे एंजियोस्पर्म्स को हमने दो ही भागों में तो बांटा है, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी। इसमें नी लगाते हैं, क्लास के अंदर सफिक्स होता है नी, डाइकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी। तो केवल दो ही क्लास है, डाइकोट और मोनोकोट है। तो डाइकोट जो आएगा वो अकेले डाइकोट में कोई ये थोड़ी कि अकेला पॉलीमोनियस आएगा, अरे डाइकोट में तो इतने सारे आ रहे हैं ऑर्डर, कुछ पूछो नहीं, आप पढ़ते चले आओगे तो भी खत्म ही नहीं होंगे। जितनी भी हमारे जो स्पर्म्स के अंदर डाइकोट आते हैं सारे के सारे, पूरा देखेंगे तो डाइकोट वाला डोमिनेंट ग्रुप है। हमारी पृथ्वी पर 60% पौधे डाइकोटिलिडनी में आते हैं एंजियोस्पर्म में। तो कितने सारे ऑर्डर इसके अंदर आ जाएंगे, तो वो सारे के सारे जो ऑर्डर इस क्लास के अंदर आएंगे। क्लास के बाद में फिर क्या आएगा, आवृत बीजी आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा। वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा डिवीजन हो जाता है, पौधों में डिवीजन कहते हैं। और उसके बाद जगत आ जाएगा, जगत में क्या आ गया हमारा, पूरा प्लांट ही आ गया, पादप जगत आ गया, ये पूरा। जंतुओं में भी होता है, ये तो अपने बॉटनी का लिख दिया, आपको मालूम है इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये जो मैंने आपको जैसा लिखा है ना, ये बहुत वैल्यूबल चीज है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी फैमिली आती है। तो अपने को जो अपने सिलेबस में जो दो फैमिली दी है उनके नाम आपको याद करना है, क्योंकि तो दो फैमिली के अलावा जो फैमिली आएगी वो फिर दूसरे उसकी दे देंगे, वो पॉलीमोनियल्स की नहीं देंगे, वो ऐसी दे दिया, आपको पोएसी भी दे दिया। तो आपको अभी अपने सिलेबस की दो फैमिली आपको याद रखना है कि सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन सी जीनस आती है। तो हमारे सिलेबस में 3 जीनस की बात की गई है, तो हम ये तीनों जीनस का नाम याद करेंगे। इसी प्रकार से आपको ये पूछ सकते हैं कि सोलेनम में कौन कौन सी स्पीसीज आती है, तो अपने पास 3 स्पीसीज के नाम लिखे हुए हैं, हम तीनों स्पीसीज लिख लेंगे, ठीक है ना। होने को तो मालूम है फैमिली सोलेनेसी में टमाटर भी इसी में आता है, मिर्ची भी इसी में आती है। सोलेनेसी फैमिली मालूम है कौन सी फैमिली है, जो सब्जी वाले सब्जी बेचने में आवाज लगाते हैं, आलू बैगन टमाटर मिर्ची, वो सोलेनेसी फैमिली है। आलू बैगन टमाटर मिर्ची, ये चारों की चारों मुख्य सब्जी हमारे किचन की जो होती है ना, वो एक सोलेनेसी फैमिली में आती है।
सोलेनेसी फैमिली में आती है लेकिन जीनस में नहीं आती है, क्योंकि टमाटर का जीनस लाइकोपर्सिकम हो गया, टमाटर का लाइकोपर्सिकम हो गया, मिर्ची का कैप्सिकम हो गया, क्योंकि मिर्ची का बॉटनिकल नेम कैप्सिकम एनम होता है। इसीलिए अपन ने इसके अंदर सोलेनेसी में ये आप और जीनस बढ़ाना चाहते हो तो लाइकोपर्सिकम लिख सकते हो, कैप्सिकम भी लिख सकते हो, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन सी प्लांट्स के नाम है। और वैसे भी आपके सिलेबस में सोलेनेसी फैमिली पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी के अंदर सोलेनेसी फैमिली सिलेबस में है आपके, तो आपको तो वैसे भी बहुत पढ़नी है सोलेनेसी, और आपको एग्जाम्पल भी सोलेनेसी का दे रखा है इन्होंने, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। तो जैसे ये बॉटनी का मैंने बताया है ना, वैसे जूलॉजी का भी है। जूलॉजी में जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 3 हमारी स्पीसीज होती है, पारडस, टाइग्रिस और लियो। पारडस, टाइग्रिस और लियो, ये स्पीसीज है। पारडस, टाइग्रिस, लियो, लियो माने शेर हो गया, टाइगर हो गया, और लियोपर्ड हो गया। लेपर्ड आता है ना, लेपर्ड, लेपर्ड हो गया, 3 हो गए। अब इनकी एक, इनका एक है पैंथर, ये पैंथर इनके जीनस हो गई। पूरा इसका जूलॉजिकल नेम होता है पैंथर, पारडस, पैंथर, टाइग्रस, पैंथर, लियो, ये इनकी जीनस हो गई। तो जैसे हम क्या देख रहे हैं कि एक जीनस में 3 स्पीसीज हो गई, वैसे ही पैंथर को, क्योंकि जीनस के बाद फिर कौन सी आएगी, फैमिली आएगी, तो इनकी जो फैमिली है वो है फैलिडी। अच्छा, जूलॉजी में मालूम है एसी नहीं लग रहा है फैमिली में, वो बॉटनी के लिए बताया था मैंने सारा, इस ये फैमिली है। तो आपको क्या है कि फैलिडी अकेली थोड़ी होती है इसके अंदर एक फैमिली, मतलब पैंथर अकेला थोड़ी जीनस आएगा एक फैलिडी में। पैंथर इसके साथ में जो एक और आता है वो होता है कैनिडी। लेकिन इसमें यदि आप जीनस की बात करोगे तो फेलिस, फेलिस बिल्ली के लिए होता है, बिल्ली वाली जीनस होती है फेलिस। तो फेलिस और पैंथर दोनों की मिलाकर हमने एक फैमिली बना दी, फैलिडी। ठीक है, अब फैलिडी के बाद में जो इनका क्लास आएगा, क्योंकि फैलिडी के बाद में सॉरी ऑर्डर आएगा, इसका ऑर्डर होता है कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में अकेली फैलिडी थोड़ी आती है, इसमें कैनिडी भी आएगा। कैनिडी कुत्ते वाली फैमिली हो गई। तो दोनों को हमने कार्निवोरा में रखा क्योंकि सब मांसाहारी होते हैं, शिकार करके खाते हैं, कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, बाघ, सब समान वाले चले चले आ रहे हैं, कुछ कुछ समानताएं तो आपस में रखते ही है ना ये लोग। तो कार्निवोरा हो गया, कार्निवोरा इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद क्लास आएगा, बहुत सरल है ये, क्लास मेमेलिया, क्योंकि सारे के जीव जंतु क्लास मेमेलिया में आते हैं, सब स्तनधारी जीव जंतु हैं। ये क्लास हो गया। क्लास में अपन ने एक तो कार्निवोरा लिख ही दिया है, पर अकेला कार्निवोरा थोड़ी ऑर्डर आता है, प्राइमेटा भी तो आता है, प्राइमेटा। इस प्राइमेटा में लगभग हम जैसे जीव जंतु आते हैं, इसमें गिब्बन आएगा, बंदर आएगा, गोरिल्ला आएगा, चिंपांजी आएगा, मानव आएगा, ये सब प्राइमेटा में आते हैं, हम प्राइमेट्स कहलाते हैं ना, हम सब लोग प्राइमेट्स कहलाते हैं। गिब्बन, गोरिल्ला, मानव, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं। तो हम सब किस में आते हैं, क्लास मेमेलिया में आते हैं। और क्लास मेमेलिया के बाद फिर कौन आएगा, क्लास मेमेलिया के बाद फिर डिवीजन आएगा। तो डिवीजन क्या हो जाता है, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, चूंकि हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं, चूंकि डिवीजन ना होकर के इसके अंदर हम लोग फाइलम शब्द का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद फिर जंतु जगत आ गया,
मतलब क्या हुआ, यदि हम इसको यहां से शुरू करें तो जंतु जगत में एक फाइलम आता है कॉर्डेटा। उस कॉर्डेटा में जितने भी जीव जंतु होते हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, हमने उन्हें क्लास मेमेलिया में रख दिया। क्लास मेमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे दो ऑर्डर की बात की है। एक प्राइमेटा जिसमें हम सभी लोग आते हैं, और दूसरा कार्निवोरा। एक ऑर्डर कार्निवोरा में दो फैमिली आती है, कैनिडी और फैलिडी। कैनिडी कुत्ते वाली फैमिली है, और फैलिडी बिल्ली और शेर चीता वाली है। फैलिडी की फैमिली के ऊपर जीनस आता है पैंथर, और फैलिडी में पैंथर जीनस भी आएगी और फैलिस भी आएगी, माने बिल्ली और ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप दोनों मिलके एक ही फैमिली में आते हैं। इसीलिए हम लोग कहावतों में भी साइंस को शामिल कर लेते हैं, कहते हैं ना बिल्ली शेर की मौसी है। तो इसीलिए तो बोलते हैं, देखो ना, अरे हर जगह साइंस में कहावतें होती हैं। मतलब जो कहीं ना कहीं जो भी हम चीजें अपने जीवन में कहते हैं, सब जगह विज्ञान होता है। पैंथर में फिर ये तीन आ गए, पाराडस, टाइग्रिस और लियो, क्योंकि इन तीनों में बहुत अधिक समानताएं होती है, तीनों में बहुत ज्यादा समानताएं होती है। तो इसीलिए हम तीनों को स्पीसीज अलग अलग कर दिया है, पर तीनों की जीनस हमारी एक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही आएगा कि कार्निवोरा में कौन कौन आता है, तो आपको भले ही इजी लग रहा है, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हो जाती है। कैनिडी, फेरिडी, फेलिस, पैंथर, तो इसको और इसको दोनों को नोट कर लो, क्योंकि आप लोगों को मैंने सब कुछ इजी कर दिया। आपको एनसीईआरटी बुक में मुंडी नहीं घुसेड़नी है, इसके वजह से आपकी मुंडी बाहर निकाल दी है मैंने। बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना, एक शब्द मत पढ़ना, और पूरे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो बस ये लिख लो, और इसके बाद में ज्यादा ब्रेक नहीं है, 5-7-10 मिनट का ब्रेक है। कुछ जल्दी से खाना हो तो खाया करो, वरना तो घर से ले आया करो, आने जाने की अपेक्षा, उल्टा सीधा खाने की अपेक्षा। और उसके बाद फिर मैं दूसरी क्लास आज प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, एंथर की संरचना कराऊंगी, और साथ में उसके अंदर आज पूरा नर खत्म करूंगी, मेल खत्म करूंगी।
तुषार कहाँ गया? ये इसको दोबारा से चालू करना पड़ेगा, टॉपिक दूसरा है। इसे बंद करके दोबारा से स्टार्ट करो। माइक नहीं है चालू, मैंने तो बंद ही नहीं किया इसको, देख। लो